तो अब हमारे पास आ जाता है सेकंड जो टॉपिक हमने लिखा था, जो लिस्ट बनाई थी, स्कीम बनाई थी, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये आपके पास केमिस्ट्री की बेस है। अगर आपको पता ही नहीं चल रहा, आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, वो किस तरह से डील करती है, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो आपकी ना आगे फर्दर केमिस्ट्री की जो है वो बेस वीक होगी, तो फर्दर आप जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये आपने अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, अब देखें, अब इसको भी इंपॉर्टेंटली किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि ये कौन से सब्सटेंसेस को डील करती है जिनमें कार्बन होता है, लेकिन एक्सेप्ट, साथ ही हमने लिख दिया कि एक्सेप्ट कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ये कार्बोनेट्स का स्ट्रक्चर है। बाइकार्बोनेट्स के हैं आपके पास HCO3-1, ये बाइकार्बोनेट्स हैं। देन आपके पास ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्साइड्स भी ऑब्वियसली बात है डिफरेंट हो सकते हैं ना, लाइक ऑक्सीजन -1 के -2 के साथ भी ये नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं। अगर आपके पास पर ऑक्साइड्स हैं तो -1 के साथ हो जाएंगे, और सुपर ऑक्साइड्स हैं तो -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सुपर ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर हम सिंपल, यानी अब आप कहेंगे कि हमने कार्बन की बात की थी, तो समझो कि अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो CO2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें कार्बन तो है ना, अब ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, इसमें कार्बन भी है। ठीक है, तो अब इसमें जो कार्बन है, तो क्या ये कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा? नो। ठीक है, ये कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगा। इसी तरीके से हमारे पास कार्बाइड्स आ जाते हैं। अगर हम कार्बन के कार्बाइड्स देख लें तो हमारे पास जैसे जो कैल्शियम है, कैल्शियम का कार्बाइड ऐसे होता है CaC2। ठीक है, अब ये भी कैल्शियम कार्बाइड भी है, इसमें भी कार्बन आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नो, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये हमने कहा कि देयर आर फ्यू कंपाउंड्स जिनमें कार्बन तो होगा लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। अब इसकी रीज़न क्या है? नॉर्मली तो आपकी बुक में यही लिखा है कि भाई तमाम जो सब्सटेंसेज हैं कंटेनिंग कार्बन, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेगी उनके साथ, उनको स्टडी करेगी, एक्सेप्ट फ्यू कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अब रीजन आपको पता तो होनी चाहिए, क्यों? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट मैच विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती, दैट्स वाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अच्छा, फिर हम आपके पास आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ, अब देखें तमाम जो ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं उनकी डेफिनेशन की स्ट्रक्चर सेम ही होगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट, इधर से ही स्टार्ट होगा, फिर आपने हर एक का प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास क्या आ जाता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। अब आप सोचेंगे कि भाई ये लॉज कौन से लॉज हैं और कौन सी थ्योरीज हैं जिनको केमिस्ट्री जो है वो अप्लाई करके जो है वो हमें यानी स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर को समझा रही है। ठीक है, यानी केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जो लॉज एंड थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हुए हमें किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसको हेल्प करने में यानी हेल्प कर रही है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही है, तो वो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होगी। अब आगे फर्दर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 10th 11th 12th में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आप बहुत डिटेल में ये लॉज वगैरह पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ, ये आप लोग पढ़ेंगे। इसी तरह कोलिजन थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है, MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो ये डिफरेंट लॉज एंड थ्योरीज जो हैं इनको यूटिलाइज करते हुए जब केमिस्ट्री हमें किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर और चेंजेस ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करवाती है, उस केमिस्ट्री का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब जो है आपसे अगर एग्जाम्स में फिजिकल केमिस्ट्री का पूछा जाएगा तो आप बहुत ही इजीली जो है वो इसकी डेफिनेशन बता भी देंगे, और आपको बहुत हाई लेवल की इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि डिफरेंट थ्योरीज और लॉज को यूटिलाइज करते हुए जब हम जो है किसी भी सब्सटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह को, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये कुछ मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज
करते हुए क्या करेगी, फॉर द डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। यानी अब आपके माइंड में आएगा कि अब कौन से भी ऐसे मेथड्स आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनको यूटिलाइज करेगी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और फिर हमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो अंडरस्टैंड करवाएगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अगर आप इंस्ट्रूमेंट को देखें तो आपके पास जो बैलेंस होता है लैब में, जिसमें आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की आप मेजरमेंट करते हैं कि इसका वेट कितना है, तो उन यानी बैलेंसेस को यूज़ करते हुए जो हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक यानी कोई भी हमने आपस में मतलब दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाया, उससे हमारे हम प्रोडक्ट जो है वो कितनी बनी है, तो वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू होता है ना। हम चेक करते हैं ये इतना बन गया है, यानी 20 ग्राम्स बन गया है, 30 ग्राम्स बन गया है, वट एवर। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम बैलेंस यूज़ करते हैं, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ही हम प्रॉपरली बता पाते हैं कि जब हमने 1 ग्राम एक चीज़ का यूज़ किया, 2 ग्राम्स दूसरी चीज़ का यूज़ किया, तो हमारे पास कितने ग्राम प्रोडक्ट बनी है। तो ये एक आपके पास ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है आपके पास, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाता है, जिसमें आप क्वांटिटी प्रॉपरली बताते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली जो आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, तो ये आपके पास एनालिसिस 2 टाइप्स के एनालिसिस बताती है ना। एक तो वो आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएगी, यानी क्वांटिटी प्रॉपर क्वांटिटी बताएगी, और एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, यानी सिंपल बताएगी किसी चीज़ की प्रेजेंस है या नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं है, ऑक्सीजन है, कोई भी मेटल है अदर, ठीक है, ये प्रेजेंट है नहीं है। तो डिफरेंट उसके लिए उसने मैथड्स और टेक्निक्स यूज़ करनी है। तो उन मैथड्स और टेक्निक्स में अगर मैं आपको 1-2 बताऊँ तो जैसे कि हमारे पास आ जाएगा जो आप सेकेंड ईयर में करेंगे, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर्स, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक है, इसको यूटिलाइज़ करते हुए, इन मेथड्स को यूटिलाइज़ करते हुए आप बता सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके पास जो लॉन पेयर्स हैं या नहीं है। तो वो आपके पास यूवी, आईआर, अच्छा उसके बाद यूवी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम बता सकते हैं कि अगर प्रोटॉन एनएमआर है तो हम बता सकते हैं कि ये जो गिवन सब्सटेंस है इसमें कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप जो है वो आप नेक्स्ट जो हायर क्लासेस हैं उसमें जाकर आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कि बेसिकली जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो 2 टाइप्स के एनालिसिस कर सकती है। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी क्वालिटीज बताएगी, यानी ये चीज़ प्रेजेंट है नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें वो बताएगी कि इतनी क्वांटिटी इस चीज़ की प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके लिए वो यूज़ क्या करेगी, वो इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट मेथड्स को यूटिलाइज करेगी ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, और हमें बताएगी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम में यानी कोई केमिकल है या कुछ भी कोई इन्वायरमेंट है हमारे पास, तो उसका हमने यानी पीएच चेक करनी है, वो एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, तो हम पीएच मीटर यूज़ करते हैं। तो ये एनालिसिस हो रहा है ना, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर हम ये परफॉर्म करें। एनालिटिकल केमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर हमें बताएगी कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है या क्या नेचर है या न्यूट्रल है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। दिस इज़ वेरी वेरी इजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि जहाँ भी लिविंग थिंग्स की बात आएगी और उसके साथ हम डील कर रहे होंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री ही बताएगी, क्योंकि बायो का पता है आपको मींस के लाइफ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deals with the study of chemical and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on human beings। यानी हमने इसमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ें डिस्कस करें। एक तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको यानी कौन से केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसका फिर जो पॉल्यूशन हो रही है उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर कौन कौन सा है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अलावा भी हम लाइक जो अदर लिविंग थिंग्स हैं, लाइक प्लांट्स हो गए, उसमें एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो उनके ऊपर उनके एडवर्स इफेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे। एक तो हमें पता चल रहा है कि भाई हम कहेंगे कि चलें ठीक है, एनवायरनमेंट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम डिफरेंट केमिकल्स की अमाउंट बताएंगे कि अच्छा इंडस्ट्रीज़ का धुआं है तो वहाँ से ये वाला केमिकल आ रहा है, तो हम वो चीज़ें तो बताएंगे ही बताएंगे कि ये इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रही है। लेकिन उस पॉल्यूशन का एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है उस एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग थिंग्स रह रही हैं उनके ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट है उसको भी स्टडी करना है। तो वो हमें कौन बताएगा, वो बेसिकली हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही बताएगी।
ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये बहुत इजी है, सिंपल है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर इसका हिंट जो है ना वो लार्ज स्केल में छुपा हुआ है, ठीक है। मींस कि अगर आप लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कोई भी दो सब्सटेंसेस को मिला के कोई नई चीज़ बना रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल लेके उससे कोई नई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक छोटे स्केल पे काम हो रहा है, लैब में एक छोटे स्केल पे काम हो रहा है। जब हमारे वो लैब वाले एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली हो जाते हैं, एक्सेप्टेबल हो जाते हैं उनके रिजल्ट्स, और हम जो है अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स अचीव कर लेते हैं, तो उन्हीं लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हैं उन्हीं रिएक्शंस को जो है वो एक बिगर लेवल पर, ठीक है, लार्ज स्केल पर, बिगर लेवल पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा घी इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, अच्छा इसके बाद फ्लोर मिल्स होती हैं, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जो लाइक शैम्पू बना रही हैं, कॉस्मेटिक्स बना रही हैं, सब कुछ है, बहुत बड़े स्केल पे बहुत सारा कुछ बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं, बिस्किट्स बन रही हैं, ये सब चीज़ें ये इंडस्ट्रीज़ में ही बनती हैं, बिगर स्केल पे बनती हैं, ठीक है। तो जो बिगर स्केल पे हम टेक्नोलॉजी और केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हुए जो प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, जो कि आप कह लें कि चीप होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में, सेकंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स, ठीक हो गया, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, यानी इसका काम है कि ये कोई भी मेडिसिन जो है ना, मतलब कोई भी बीमारी है उसके ख़िलाफ़ कोई भी मेडिसिन जो है वो उसको मतलब डेवलप करेगी, जनरेट करेगी, ठीक है। सबसे पहले उसको डेवलप करेगी। अच्छा, उसके बाद उसका यानी हमने देखना है कि वो किसी भी बायोलॉजिकल टारगेट में, मतलब क्योंकि जब भी हम कोई मेडिसिन बनाएंगे उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होगा, उसमें डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है, केमिकल ग्रुप्स लगे होंगे, और हमें पता है कि ये ग्रुप जो है वो जाके हमारी जो भी बीमारी है उसको इस तरीके से ख़त्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि मतलब किस तरीके से, मतलब ये मेडिसिनल केमिस्ट्री इस चीज़ को स्टडी करेगी कि ये जो जब जाएगी ये मेडिसिन किसी भी बायोलॉजिकल टारगेट यानी ज़िंदा चीज़ के अंदर जाएगी, ठीक है, तो यानी जैसे हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर देख रहे हैं, कोई बीमारी है उसको हमने ख़त्म करना है, तो वो उस पे जाके किस तरह से टारगेट पे जाएगी। देखिए, अब आपने खा तो ली मेडिसिन, हम खा लेते हैं, हमारे सर में दर्द होता है तो सर में आराम आ जाता है, हालांकि हमने सर पे लगाई तो नहीं है ना, हमने ओरली उसको लिया है, वो जाके स्टमक में जाएगी। अब स्टमक में जाएगी, स्टमक से वो फिर वो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो भी एक्सट्रैक्ट होगा वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड जो है वो सर्कुलेट होके सारी की सारी बॉडी में जो है वो जा रहा होता है, और फिर लेकिन वो जाके उसी जगह पे आपका जो फिक्स या फिट होती है जाके, मतलब जो मेडिसिन है जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना वहीं पे जाके फिट होगी। जैसे लॉक एंड की मॉडल होता है ना, यानी जो प्रॉपर की होती है वो एक प्रॉपर लॉक के अंदर ही जाती है, उसको ओपन करती है। तो इसी तरह आपकी पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट तो कर रही है मेडिसिन, ठीक है, जा तो रही है, लेकिन वो किस किस जगह पे जाके फिट होगी, हमारे उसी बायोलॉजिकल टारगेट पोजीशन पे जाके फिट होगी, और उसको जो है वो वहाँ पर वर्क करेगी और उसको ठीक करेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री ये भी देखती है कि यानी इसके क्या क्या मतलब इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या ये उसी मतलब बायोलॉजिकल टारगेट पे ही जाके इफेक्ट करेगी, या फिर ये किसी और बॉडी ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर देखा जाता है कि इसमें अगर ये वाला ग्रुप हटा दिया जाए मेडिसिन में, तो फिर हमें जो है ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो जाकर यानी ये जो है अनदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कुछ भी। जैसे हमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने से मना किया जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि अच्छा ये मैदे की दवाई है, ये सर दर्द की है, ये ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जाके हमारे जो है वो किडनीज को जो है वो अफेक्ट कर रही है। हालांकि हमने किडनी की कोई दवाई नहीं ली, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम अगर आप बाकी अपने जो ऑर्गन्स हैं उनकी मेडिसिन ले रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो हमारी किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यानी मेडिसिन को यूटिलाइज करने से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो सेहत के साथ हम ज़िंदगी गुजार सकें।
क्योंकि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है मेडिसिन, ज़रा सा सर में दर्द हुआ जी मेडिसिन लेंगे तो ये आराम आएगा, ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम हो जाता है 2-3 दिन तक वेट नहीं करते, अभी से छींकें स्टार्ट हुई अभी ही मेडिसिन लेनी है, ठीक है। तो मतलब वो उन चीज़ों को आपने देखना है, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि जो आपकी बॉडी में जाके बहुत ही कुछ अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब कुछ जो चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है उनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें देसी टोटके ही यूज़ करने चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए, ठीक है। तो कहवा वगैरह ले लें या कुछ भी आराम कर लें, सर्दी लग गई है तो उबाल के अंडा ले लें या कुछ भी, तो मतलब एकदम से सर दर्द है तो एकदम से मेडिसिन ली, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का मैंने आपको काम बताया कि बेसिकली ये यही करती है कि ये स्टडी करेगी इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट, यानी ड्रग जो है वो बायोलॉजिकल टारगेट पे जाके कैसा बिहेव करती है, ये यही स्टडी करेगी, ठीक है। एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स, और नए मेडिसिनल एजेंट्स भी ये बताती है। अच्छा, अब तो बल्कि एआई के अकॉर्डिंगली इतनी ज़्यादा आप कह लें एडवांसमेंट हो गई है कि मेडिसिन को पहले ही देखा जाता है कि ये जब जाएगी और कौन कौन से मतलब किस तरह से बिहेव करेगी लिविंग थिंग्स के अंदर, बॉडी के अंदर, और या किस तरह के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिहाज से इसकी फिर स्ट्रक्चर भी चेंज की जाती है ताकि ये जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीमर केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, their types, properties, uses, importance and types of polymerization। अब क्या है कि देखें पॉलीमर, अब आप सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए पॉलीमर होता क्या है भाई। अब हमें क्या पता भाई, अब आप नए नए केमिस्ट्री 9th केमिस्ट्री में आए हैं, 9th क्लास में आए हैं, आपको क्या पता पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर क्या होता है कि लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अब मैं आपको कहूँगी प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स, तो आपको समझ आएगी अच्छा ठीक है प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो है वो प्रोटीन्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम के तमाम जो आपके पास जो सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो कि स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स यानी जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, उनसे मिलकर लॉन्ग चेन्स बना लेते हैं, तो उनको हम पॉलीमर्स ही कहेंगे, ठीक है। अब हमारी डेली लाइफ में पॉलीमर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए केमिस्ट्री की एक अलग पूरी ब्रांच बन गई कि जो सिर्फ पॉलीमर्स को पढ़ेगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को नहीं पढ़ेगी, वो प्रॉपर पॉलीमर्स को ही पढ़ेगी, उनकी यानी उनकी टाइप्स पढ़ेगी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेगी। जब हम टाइप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो हमें लगेगा अच्छा इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से इन्हांस किया जा सकता है, यहाँ पर ये ग्रुप लगाकर इस वाली चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, तो हम उसमें एडवांसमेंट भी कर सकते हैं रिसर्च करके, ठीक है। और इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से जो उनको बनाने के तरीके हैं उन पर भी रिसर्च जो है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स बताई हुई हैं जो कि सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। कुछ होते हैं ना नेचुरल पॉलीमर्स जो कि ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, जो प्रोटीन्स हैं वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी नेचुरली बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि नायलॉन बियरिंग्स है हमारे पास। अब ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिफरेंट जो हमारे पास व्हीकल्स वगैरह होते हैं, मशीनरी वगैरह होती है, तो नायलॉन के बेयरिंग्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये नायलॉन के बेयरिंग्स जो होते हैं ये भी पॉलीमर से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स, ये भी जो है वो इथाइलिन होती है ना, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन यानी अभी आप इसको आगे चैप्टर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। इथीन को बेसिकली उसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। तो इथाइलिन या इथीन से के यूनिट्स को हम जब आपस में जोड़ते चले जाते हैं, लॉन्ग चेन्स बनाते चले जाते हैं, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे, बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स यूनिट्स आपस में मिलेंगे, तो वो आपके पास ये प्लास्टिक बैग्स बना देते हैं, ठीक है। यानी प्लास्टिक बन जाता है और उसको हम फिर अपनी डिफरेंट जो भी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्मेट होती है उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर पॉलीथाइलिन कप्स आपने देखे होंगे, ये जो है पॉलीथाइलिन के कप्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो ये भी पॉलीथाइलिन के कप्स भी जो है वो ऑब्वियसली बात है ये पॉलीमर से मिलकर बने हुए हैं। पॉलीएस्टर्स यानी हमने डिफरेंट जो स्वेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलीएस्टर के कपड़े होते हैं, ठीक है, उसमें कहा होता है कि 50% कॉटन है और 50% पॉलीएस्टर है, ठीक है। यानी वो मतलब आप देख लें तो उसकी जो लिखा होता है ना जहाँ पर ये इसकी कंपोजिशन क्या है, कोई डिफरेंट स्वेटर्स होती हैं या वूल के कपड़े होते हैं कुछ भी, तो उसमें बताया होता है कि ये 100% पॉलीएस्टर है या 50% पॉलीएस्टर है, ठीक है, ये लिखा होता है। फिर आपके पास आ जाता है टेफलॉन कोटेड कुकवेयर्स होते हैं, ये इस तरह के मैंने आपको ये दिखाए हैं, ये पॉलीएस्टर के कपड़े होते हैं, ये टेफलॉन कोटेड कुकवेयर्स होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो पॉलीमर से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो लेयरिंग लगाई हुई है ये भी पॉलीमर से मिलकर बनी हुई है। और लास्ट में हमारे पास जो एपॉक्सी ग्लूज वगैरह होती हैं डिफरेंट सरफेसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं,
ठीक है। ये तो ये भी आपके पास जो है वो पॉलीमर से मिलकर बना होता है। अब आपको पता चल गया कि डेली लाइफ में हर जगह पे पॉलीमर्स यूज़ हो रहे हैं। हमारी बॉडी जो प्रोटीन्स बने हुए हैं वो भी पॉलीमर से मिलकर बने हुए हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो डीएनए है, डीएनए भी पॉलीमर है। दिस इज़ अ पॉलीमर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब आपने सोच लिया, आपको पता चल गया कि भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीमर। हर जगह हमारी लाइफ में पॉलीमर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बना दी गई, दैट इज़ पॉलीमर केमिस्ट्री, जो सिर्फ पॉलीमर्स को ही स्टडी करेगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, टाइप्स, उसके यूजेस, ये सब कुछ स्टडी करके हमें बताएगी और फर्दर उसमें कैसे हम एडवांसमेंट ला सकते हैं वो भी ये डिस्कस करेगी। देन आपके पास आ जाता है जियो केमिस्ट्री। इट इज़ जियो मतलब अर्थ से निकला हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको समझ आ गई। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट। यानी पूरी अर्थ क्रस्ट में किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ है, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, यानी हम देखते हैं ना कुछ भी मिनरल्स, कोई मेटल है ख़ास, वो किसी एक जगह पर है, उसकी मतलब जैसे अब हम कहते हैं कि हमारे पास भाई नमक की कानें हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो नमक की कान है, तो नमक जो है वो किस एक ख़ास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, हर जगह से तो नहीं नमक निकल रहा। तो इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उनको स्टडी करना। ठीक है, जैसे कि रॉक्स, मिनरल, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर में किस जगह पे कौन सी गैसेस ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो जियो केमिस्ट्री स्टडी करेगी। ठीक हो गया। एंड फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है सेकेंड लास्ट। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई। यानी एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वो कैसे टूटता है, उसके कैसे रिएक्शंस होते हैं, या दो एटम्स को आपस में मिलाएंगे तो उनके जब न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करेंगे, टूटेंगे, तो वो क्या बना रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, कितनी एनर्जी निकल रही है न्यूक्लियर रिएक्शंस में से, ये सारा का सारा जो है वो डील होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एस्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, एस्ट्रो मतलब आपको पता चल गया, एस्ट्रोनॉमर आपको पता है जो खला में जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये यानी फल्कियाती जो है केमिस्ट्री है, यानी जो आसमान के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं ना उससे डील करेगी। ठीक है, तो अब आसमान में क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस दैट अकर इन द एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट। यानी जो आसमान का फल्कियाती निज़ाम है, ठीक है, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, उनके अंदर जो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ ये पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स जो आपके पास, अच्छा इसको हम ना कॉमेट्स को दुमदार सितारा भी कहते हैं। एक सिंपल स्टार होता है और एक जो है वो ऐसे मतलब ऐसे आपको ना उसकी रोशनी ऐसी लंबी जाती हुई नज़र आ रही होती है। तो इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं, एस्टेरॉइड्स, अच्छा फिर कॉमेट्स, मेटियोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा कॉमेट्स के अलावा इंटरस्टेलर स्पेस, यानी दो स्टार्स वगैरह और इन प्लैनेट्स के बीच में जो स्पेस है, हमें ऐसा नहीं मतलब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वो स्पेस खाली है। अगर एक स्टार आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक स्टार यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो वाली बीच वाली जगह खाली है, ये सारी खाली है नहीं, उसके अंदर भी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट गैसेज होती हैं। ठीक है, डिफरेंट उसकी कोई कंपोजिशन होगी, कुछ चीज़ें वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी। तो वहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस में क्या हो रहा है, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उन सब को भी पढ़ेगी। तो वो कौन सी हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, दैट इज़ एस्ट्रो केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमने तमाम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिटेल से डिस्कस किया है, ताकि आप जो है जब ये वीडियो वॉच कर लें तो आपको चीज़ों के रट्टे लगाने की जरूरत ना पड़े, आपको हर चीज़ डिटेल से समझ आ जाए कि हर ब्रांच का क्या क्या काम है, कितने लेवल पे वो काम कर रही है और इसको हमने कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि एग्जाम क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2025 फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं इस ईयर में ऑलरेडी। 9th क्लास न्यू सिलेबस के साथ एक एग्जाम्स हो चुके हैं, फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, उसमें लोकल एरिया में जो है वो आपके पास ये ब्रांचेस पूछी गई थी, तीन नंबर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास जो हार्ड एरिया का एग्ज़ाम था, ठीक है, तो उसमें आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल और एस्ट्रो केमिस्ट्री पूछी गई थी 3 मार्क्स की। तो ये साथ साथ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें ऑलरेडी एग्जाम्स में से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको बहुत क्लियरली पता चल जाए कि आपसे किस तरह का सवाल पेपर में पूछा जाएगा। जर्नल पूछा जाएगा या बहुत घुमा फिरा के, या एप्लीकेशन बेस्ड, या नॉलेज बेस्ड, या जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो है वो लेक्चर एंड हो गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।